स्टार्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया। चलो, तो रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पहले ये बताओ। हो रहा रिवीजन? कोई प्रॉब्लम आई कहीं पर? क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? क्वेश्चन में सॉल्व करो, और क्वेश्चन सॉल्विंग में कहीं पे भी कोई थोड़ी सी भी छोटी समस्या आए तुरंत मेरे पास लेके आओ, सॉल्व करते हैं। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर पढ़ा था रेगुलेशन ऑफ, सॉरी रेगुलेशन कह रहे हैं, रेगुलेशन तो अब पढ़ेंगे ना। हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में हार्ट बीट, कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट पढ़ा था, याद है? याद आया? थोड़ा सा याद आया कि भूल गए? याद आ गया। चलो थोड़ा सा एक बार दिमाग में लेके आते हैं कि हार्ट में कुछ स्पेशल टिश्यूज थे, मॉडिफिकेशन हो गया था कुछ कार्डियक मसल्स का। उन कार्डियक मसल्स मॉडिफिकेशन को हम बोल रहे थे नोडल टिश्यू, और ये नोडल टिश्यू जो है वो ऑटोरिथमिक शो कर रहे थे। याद आ गया? अब ये जो ऑटोरिथमिक शो करने वाले जो नोडल टिश्यूज थे, ये थे 4। याद आया? कौन कौन से थे? एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड, याद करो, बताया था। नहीं याद आया? याद आ गया होगा, लिख देते हैं तुम्हारे लिए। साइनो एट्रियल नोड था, याद करो। भूल गए? नहीं। पहला हमने क्या लिखा था? साइनो एट्रियल नोड। इसके अलावा हमने इसको क्या नाम दिया था? इसका नाम दिया था पेस मेकर। कहां होता है बताया था? अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। याद आया? अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। काम क्या बताया था? काम बताया था कैन जनरेट द इम्पल्स। कितने इम्पल्स थी? 70 से लेकर के 72 इम्पल्स पर मिनट ये जनरेट करता है। याद आ गया? ठीक। दूसरा मैंने क्या बताया था? अच्छा, इसके आगे लिख देते हैं। इम्पल्स कितनी है बेटा? 70 से लेकर के 72 इम्पल्स पर मिनट थी। याद आ गया? वेरी गुड, मिनट थी। उसके बाद दूसरा क्या बताया था? दूसरा मैंने बताया था एवी नोड। याद आ गया? एट्रियोस वेंट्रिकुलर नोड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोल रहे थे हम लोग पेस सेटर बोल देते हैं। पेस सेटर बोल देते हैं। कहाँ होगा ये? लोकेशन बताई थी? नहीं बताई थी? बताई थी। हाँ, लोकेशन क्या बताई थी? बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया, लोकेशन बताई थी लोअर राइट कॉर्नर ऑफ, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। काम क्या था? काम इंपल्स जनरेट करने का था। कितना? 60 to 65 इंपल्स पर मिनट था ये काम इसका। याद आ गया? बिल्कुल याद आ गया। तीसरा कौन सा नोड बताया था? बताओ तो। तीसरा नोड बताया था हमने तुमको बंडल ऑफ हिस। याद आ गया? बिल्कुल। ओ, बंडल ऑफ हिस कहाँ है ये? लोकेशन क्या बताई थी? एग्जैक्ट करेक्ट आंसर दिया तुमने। लोकेशन इसकी थी एट इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। काम क्या था? इंपल्स जनरेट कर रहा था। कितना इंपल्स जनरेट कर रहा था? 40 से लेकर के 45 इंपल्स पर मिनट। याद आ गया? बहुत बढ़िया बात है। चलो ऐसे ही पढ़ते रहो, कोई समस्या आएगी तुरंत पूछो और वो सॉल्व हो जाएगी। वेरी गुड। एक और बताया था, कौन सा बताया था? पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर बताया था। ये पुरकिंजे फाइबर कहाँ था? वेंट्रिकल्स की वॉल पे था। याद आया? हाँ। क्या कितना इंपल्स है? 20 to 25 इंपल्स पर मिनट बताया था। याद करो। ये सारी चीजें हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस की थी। ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? अब हमने वादा भी किया था इसके आगे का लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी पढ़ने जा रहे थे। तो रेगुलेशन से हम लोग शुरुआत करते हैं और रेगुलेशन को देखते हैं कि रेगुलेशन क्या होता है, कैसे होता है हार्ट के अंदर। चल भाई, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी देखते हैं। और रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखो, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी को करने के, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी जो हो रही है ना, वो देखो दिमाग का ही खेल है। सारा खेल दिमाग से ही है। दिल और दिमाग दोनों का आपस में कनेक्शन है, फुल कनेक्शन है।
तो ये कनेक्शन है कैसे, देखो होता क्या है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी है ना, तो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी पॉइंट लिख देते हैं तुम्हारे लिए पहले तो हम, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक एक्टिविटी समझना, देखो कहीं बाउंस नहीं मारेगा, लेकिन तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, परेशान नहीं होने वाली बात है, बहुत धीरे 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 धीरे। हाँ, तो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में देखो क्या है, ये ब्रेन है, पहले समझ लो, ब्रेन आ गया तुम्हारा, ब्रेन, ब्रेन ने एक सिग्नल भेज दिया, किसको भेज दिया, एमओ को, एमओ कौन है, मेडुला ऑब्लांगेटा, एक सिग्नल पास कर दिया किसको, एमओ को। अब ये जो एमओ आया ना, ये कौन है, ये रेगुलेटरी सेंटर है बेटा, ये कौन है, रेगुलेटरी सेंटर है, तो इसका नाम यहां लिख लेते हैं अभी, रेगुलेटरी सेंटर है ये, बहुत अच्छी बात, रेगुलेटरी सेंटर। अब ये जो एमओ है ये सिग्नल भेजेगा एएनएस के पास, एएनएस मतलब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ये सिग्नल किसको भेज रहा है बाबू, इसने सिग्नल भेज दिया एएनएस को। अब ये एएनएस के पास अपने दो पार्ट होते हैं नर्वस सिस्टम में, तुमने पढ़ा भी होगा, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, तो इसके दो पार्ट कर देते हैं, एक हो गया सिंपैथेटिक और एक हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक, तो लिख देते हैं अपनी बात को, कैसे लिखते हो, सिंपैथेटिक और दूसरा हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये काम करता है इमरजेंसी के लिए, याद आया, हाँ बिल्कुल याद आएगा, ये किस में काम करता है, इमरजेंसी के लिए, ये किसके लिए काम करता है, नॉर्मल के लिए, नॉर्मल के लिए। अब इनका काम क्या है, ये काम क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं काम है, ये क्या काम करेगा और ये क्या काम करेगा, ये बेटा मैसेज भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड को, ये किसको मैसेज भेजेगा, स्पाइनल नर्व को मैसेज भेजेगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं किसको मैसेज भेज दिया इसने बच्चों, स्पाइनल नर्व को, और ये स्पाइनल नर्व अब क्या रिलीज करेगी, ऑर्डर है ना इसके पास, तो ये रिलीज क्या करेगी, ये रिलीज करेगी इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन और एंड नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, और ये दोनों मिलकर करेंगे क्या, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, कि ऐसे ही निकला टहलने गए थे, ये तुम्हारी तरह फालतू नहीं है टहलने के लिए, जब ये काम होगा तभी निकलेंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे ये, तो ये दोनों मिल करके क्या करेंगे, ये दोनों मिल करके हार्ट बीट को बढ़ा देंगे, हार्ट बीट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। इमरजेंसी में है ना, अब तुम पढ़ रहे हो, कोई कमरे में नहीं, अकेले पढ़ रहे हो, एकदम से कोई तुम्हारा दोस्त आ गया और वो तुमको होश कर दिया, तो तुम डर गए ना एकदम से, क्या हुआ ये ऐसे ऐसे, तो क्या है, इमरजेंसी है, ठीक, नॉर्मल, समझ में आ गया, कुछ था ही नहीं इसलिए समझ में आ गया। पैरासिम्पैथेटिक की जब बात करोगे तो पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल के लिए काम करता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है वेगस नर्व, इसमें कौन काम करेगी, इसमें का नर्व काम करेगी, स्पाइनल नर्व काम नहीं करेगी, इसमें करेगी वेगस, ये वेगस के पास इंफॉर्मेशन आ गई, वेगस नर्व, और वेगस नर्व रिलीज करेगा एसिटाइल कोलिन, वेगस नर्व क्या रिलीज कर रहा है बच्चों, एसिटाइल
कोलिन, और ये एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, हार्ट बीट की रेट को डिक्रीज कर देगा। ये हार्ट बीट की रेट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। हार्ट बीट को क्या कर देगा, घटा देगा। मतलब क्या हो गया, नॉर्मल हो गया तुम। ठीक, बात समझ में आई, नहीं आई? समझ में आ गया, नहीं आया? बिल्कुल आ गया। देखो क्या लिखा हमने, ब्रेन है, ब्रेन ने किसको सिग्नल भेजा, एमओ को भेजा। एमओ कौन है, रेगुलेटरी सेंटर है। एमओ के क्या करेगा, एएनएस को सिग्नल भेज देगा, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजेगा। ये क्या करेगा, इसके पास दो सिस्टम लगे हुए, एक सिंपैथेटिक एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक किसके लिए, इमरजेंसी के लिए। पैरासिम्पैथेटिक किसके लिए, नॉर्मल के लिए। सिंपैथेटिक क्या कर रहा है, सिंपैथेटिक जो है वो चला गया किसके पास, स्पाइनल नर्व के पास चला गया। स्पाइनल नर्व को मैसेज कर दिया, स्पाइनल नर्व ने क्या कर दिया, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को रिलीज कर दिया, और इसके कारण हुआ क्या, इसके कारण हार्ट बीट का रेट क्या हो गया, हार्ट की धड़कनें क्या हो गई, बढ़ने लगी, धक 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 करने लगा। अब इसको नॉर्मल भी होना था, तो तुरंत मैसेज कहाँ आया, पैरासिम्पैथेटिक। भाई एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट में चलते हैं ना। हाँ, तो अब पैरासिम्पैथेटिक के पास आया, तो पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व कंट्रोल कर रही थी। वेगस नर्व ने क्या रिलीज कर दिया, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन ने क्या किया, जो हार्ट बीट बढ़ चुकी थी, तुम्हारी धड़कनें बढ़ गई थी, वो धड़कनें क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। बस इतनी सी बात है। क्लियर, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। अब इसी में एक बात आती है हार्मोनल रिएक्शन की भी, हार्मोनल कंट्रोल की बात भी कर लेते हैं ना, हार्मोनल रेगुलेशन जिसको बोलते हो। तो एक बात कर लेते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन में देखो, ये तुम्हारी हो गई किडनी। ऐसी तो होती है ना, जब पढ़ेंगे और तो और बताएंगे किडनी के बारे में, अभी फिलहाल ऐसे समझ लो। ये कौन है, ये ग्लैंड हो गई, कौन सी, एड्रीनल। तो एड्रीनल का, एड्रीनल ग्लैंड का ये वाला हिस्सा कहलाता है एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला, और एड्रीनल मेडुला से एक हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा रिलीज होगा, इससे क्या होगा, इससे एक हार्मोन रिलीज होगा। कहाँ लिख दें, इधर ही, चलो इसे लिख देते हैं, रिलीज, हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा, इसको तुम जानते हो इपिनेफ्रिन के नाम से और नॉर इपिनेफ्रिन के नाम से जानते हो। याद आया, बिल्कुल याद आ गया। ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, हार्ट बीट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। फिर से तुम्हारा दिल जो है वो धक 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 करने लगा जोर जोर से। हार्ट बीट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक, ये है एक काम हार्मोनल रेगुलेशन का। एक बात और बात कर लेते हैं, एक ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड। अभी पढ़ाएंगे, जब आप पढ़ेंगे ना वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, तब वहां पर थायराइड ग्लैंड आएगा, तो और डीप में बात करेंगे। तभी फिलहाल इतना समझ लो, काम चलेगा तुम्हारा यहाँ से। तो अब दूसरी बात कर लेते हैं, कौन सा, पहले तो ये हो गया। दूसरा होता है, एक ग्लैंड होती है दैट इज कॉल्ड थायराइड ग्लैंड, और ये थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन। ठीक, तो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड थायरॉक्सिन। और ये थायरॉक्सिन क्या कर रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा है। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या कर क्या रहा है, ये हार्मोन जो है हार्ट बीट को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ये भी हार्ट बीट को क्या कर दिया, इसने बढ़ा दिया। ठीक है, हार्ट बीट को ये क्या कर देगा, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज हुआ, और इसने भी क्या कर दिया, तुम्हारे दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया, और तुम्हारा दिल धक धक करने लगा। ठीक, क्लियर। चलो अब बात करते हैं, देखो तुम्हारी एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, देखते हैं जरा एनसीईआरटी वालों ने क्या लिख दिया है। देखो यही तो लिखा है शायद,
देखो क्या लिखा है, पढ़ते हैं हम लोग, एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, नहीं आएगा तो नहीं पढ़ेंगे। देखो लिखा है नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंटरसिसली ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स नोडल टिश्यू। देखो आ गया बात, नोडल टिश्यू आया, हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था हमने, बिल्कुल पढ़ाया था, मना नहीं कर सकते हो तुम लोग। आ स्पेशल न्यूरल सेंट्रल इन मेडुला ऑब्लांगेटा, अभी बताया हमने तुमको, नहीं बताया। कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन, मॉडरेट कर रहा है कार्डियक फंक्शन को थ्रू, किसके थ्रू कर रहा है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, एएनएस के थ्रू कर रहा है। बताया हमने ये बात, अभी अभी बताई तुमको, बिल्कुल बताई। फिर क्या लिख रहा है, न्यूरल सिग्नल्स थ्रू अ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो लिखा कि नहीं लिखा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लिखा, सिंपैथेटिक। ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है किसको, हार्ट बीट की रेट को क्या कर दिया इसने, बढ़ा दिया। लिखा और स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। द अदर हैंड, दूसरा आ जाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये क्या कर रहा है, इसने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया हार्ट रेट को। देखो कर दिया कि नहीं कर दिया, बताया हमने तुमको, बिल्कुल बताया। a speed of conduction of action potential and thereby the cardiac output adrenal medullary hormone also increase the cardiac output। पढ़ाया अभी अभी, अभी अभी पढ़ाया, जो चीज पढ़ाई वही चीज एनसीईआरटी ने लिखी हुई है, और यही, या यूं कहें कि एनसीईआरटी से ही हम लोग अपना काम कर रहे हैं। वेरी गुड। चल भाई, अब बात तुमसे हम कर लेते हैं, रेगुलेशन हो गया, रेगुलेशन बहुत ज्यादा नहीं था, थोड़ा ही सा रेगुलेशन था। तो अब हम लोग बात करते हैं तुमसे हार्ट साउंड की। अब ये हार्ट साउंड क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में। हाँ, हार्ट साउंड वही धक 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 धक। तो देखो हार्ट साउंड क्या होता है, बात करते हैं तुमसे हार्ट साउंड की। हार्ट साउंड जो है, देखो हार्ट साउंड को तुम नापोगे कैसे, पहले तो ये समझ ले। हार्ट साउंड तुम्हें सुनाई कैसे पड़ेगा, तुम अपने हाथ को रखो चेस्ट पे हार्ट के पास और महसूस करो, तो तुम्हारी हार्ट की साउंड धक 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 सुनाई देता है ना, सुनाई देता है, धड़कन को महसूस कर सकते हो। अब इसको क्लियर सुनना है तो तुम क्या करो, एक वो ले आओ स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप लगा करके सुनो। तुम चेकअप कराने जाओ डॉक्टर के पास, अपना मेडिको के पास चेकअप कराने जाओगे तो डॉक्टर क्या करेंगे, तुम्हारा डॉक्टर करेंगे कि एक स्टेथोस्कोप लेंगे और तुम्हारी हार्ट बीट को चेक करेंगे, बिल्कुल यही बात है। तो वो हार्ट बीट में चेक क्या कर रहे हैं, वो करना क्या चाह रहे हैं, तो वो करना ये चाह रहे हैं कि एक जो साउंड आ रही है उसका एक मेडिकली सिग्निफिकेंस है, वो साउंड ये बताने की कोशिश कर रही, तो वो साउंड जो आ रही है ना, वो तुम्हारी हार्ट की हेल्थ को बता रही है कि हार्ट का हेल्थ जो है वो अच्छा है या डिस्टर्ब है। और ये हार्ट साउंड हेल्थ को बता रही है, और इसके बिहाफ पे एक ईसीजी क्रिएट होगा। ईसीजी समझते हो ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये ईसीजी एक पेपर पे एक लाइन खींच के देगा, और वो तुम्हारे, वो जो ग्राफ होगा, वो लाइन जो होंगी वो तुम्हारे हार्ट की हेल्थ को डिफाइन करेंगी कि तुम्हारा हार्ट सही है या थोड़ा सा दिक्कत में है। तो अभी आपका हार्ट बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तो हार्ट साउंड की अगर आपसे हम बात करें तो हार्ट साउंड में हम क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, ड्यूरिंग, समझना, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, during each cardiac cycle there are two prominent sound, there are two prominent sound are produced, there are two prominent sound produce, there are two prominent produce,
that can be easily heard by, which can be easily heard by, which can be easily heard by क्या, स्टेथोस्कोप। और क्या, कैसे लिखते हैं स्टेथोस्कोप? STETHOSCOPE। स्टेथोस्कोप के थ्रू क्या कर सकते हो? सुन सकते हो। और ये जो साउंड होती हैं इनका इंपॉर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में। ये साउंड बता रही हैं आपके हार्ट का स्टेटस, कि आपका हार्ट किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिखोगे कि हेल्थ कैसी है, तो लिखोगे दिस साउंड आर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, दिस साउंड इज clinically significant clinically diagnostic significance, ऐसे लिख लो यार, clinically diagnostic significance, diagnostic सिग्निफिकेंस। ठीक, ये सिग्निफिकेंस है। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं कि हार्ट साउंड है कौन कौन सी। तो हार्ट साउंड दो ही होती हैं, एक लब और एक डब। तो लब और डब में क्या है? देख भाई, लब और डब में क्या डिफरेंस हो रहा है, जरा देखो। देखो अब जरा साउंड के बारे में जरा समझो। दो साउंड होती है, मैंने बताया तुमको, एक लब और एक डब। तो देखो जरा लब डब में क्या है, कैसे काम करेगा, कैसे नहीं करेगा। इससे तो नहीं बनेगा। चलो ऐसे बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं तुम्हारे लिए ताकि समझ में आए तुमको। ये एक ग्राफ बना लिया। हाँ, और इस ग्राफ में इसको तुम दिखा दो पिच। ये क्या है? पिच है। यहां पे लिख दूं PITC, सही लिखा? बिल्कुल सही लिखा। और ये जो है ये है ड्यूरेशन। ये क्या है? ड्यूरेशन। सुनो, एक साउंड उठ रही है जो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। पहली साउंड जिसको आप बोल रहे हो, ये एक साउंड ये उठ गई, बहुत छोटी सी है। ठीक, बहुत छोटी सी साउंड है। अब ये इंडिकेट ग्राफ के रूप में तुमको दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यही साउंड है। ग्राफ के रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं बेबे बाबू। तो एक साउंड ये हो गई और एक साउंड ये आ गई। ठीक, डिफरेंस दिख रहा है तुमको? एक बड़ी है और एक साउंड क्या है? छोटी है। छोटी वाली साउंड की ड्यूरेशन कम है और बड़ी वाले की ड्यूरेशन थोड़ी सी ज्यादा है। देखो समझो, अब इसको हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट साउंड है ये बेटा। ये कौन सी साउंड है फिर? सेकेंड साउंड है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है लब, इसका नाम है डब। लब और डब। ठीक, तो ये लब और डब है। अब इसमें जरा समझो डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस सबसे बढ़िया चीज है कि पिच सबसे ज्यादा किसकी है? डब की। और पिच शॉर्ट किसकी है? लब की। ड्यूरेशन लब का क्या है? शॉर्ट है। ड्यूरेशन डब का क्या है? बड़ा है। ठीक है, तो अब बड़ा है। अच्छा अब एक क्वेश्चन आता है कि साहब पहली साउंड और दूसरी साउंड के बीच का इंटरवल कितना है, टाइम कितना है, मतलब इन दोनों के बीच की साउंड की गैपिंग क्या है। तो ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या है? तो ड्यूरेशन लिख लेते हैं। क्या लिखोगे? ड्यूरेशन
ड्यूरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड साउंड, तो ड्यूरेशन का आंसर दोगे तुम 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड। मतलब पहली और दूसरी साउंड के बीच की गैपिंग कितनी बन रही है? 0.3 सेकेंड। अब तुमसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि ड्यूरेशन जो है वो पहली और साउंड और दूसरी साउंड के बीच में तुमने बताया है 0.3 सेकेंड, तो दूसरी और पहली साउंड के बीच में डिफरेंस बताओ। अब तब तुम गच्चा खा जाओगे, तो तुम बताओगे 0.8 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, सॉरी 8 सेकेंड नहीं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि 0.5 और 0.3 दोनों को जोड़ोगे तो एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होगी। ठीक है, ये बात है यहां पर। समझे नहीं समझे? बोलो, समझ गए? अच्छा, अब एक चीज और बात करते हैं कि लब और डब जो साउंड आ रही है ना, इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे, कि कैसे पता चलेगा कि लब साउंड है कि डब साउंड है। ठीक है, तो भाई उसके लिए भी जरा समझ लो। देखो, एक तरफ हमने लिखा है लब, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक तरफ लिखा है डब। एक स्टेटमेंट आया है, देखो बताते हैं, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। ये जो लब और डब की जो साउंड आ रही है, ये तुमसे कहना क्या चाह रही है? ये कुछ ना कुछ तो कहना चाह रही होगी। बोलते हैं ना कि दिल की सुनो, तो दिल की सुनो, तो दिल तो धक 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 कर रहा है और तुम धक धक को समझ ही नहीं पा रहे हो। ये धक धक है क्या आखिरकार में? ये धक धक सिर्फ इतना कहना चाह रहा है तुमसे, ऑलवेज लव योर बेस्ट एंड ऑलवेज डू योर बेस्ट। ठीक है, तो हमेशा लव योर बेस्ट और डू योर बेस्ट, जो भी है वो बेस्ट होना चाहिए। तुम 5 मिनट पढ़ो बस, लेकिन मन से पढ़ो, फिर तो बिल्कुल अपना बेस्ट दे दो उसमें। मतलब फिर वो 5 मिनट ऐसे होने चाहिए कि अगर तुमने वो पढ़ लिया है तो मतलब फिर वो पढ़ लिया है, फिर उसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि ये वाला अभी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं, पढ़ा है मतलब फिर पढ़ा है। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, लव कैसी साउंड है बेटा? फर्स्ट साउंड है, लिख दे तुम्हारे लिए हम यहां पर, फर्स्ट साउंड है। तो डब कैसी साउंड हो गई? सेकंड साउंड हो गई। फिर और क्या हो गया? दूसरा क्वेश्चन आता है, ये कब उठेगी? तो तुम इसको क्या बताओगे, कब उठेगी? जब उसका मन होगा? नहीं, जब इसका मन नहीं होगा। ये साउंड उठेगी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल साउंड है ये क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल साउंड है ये, वेंट्रिकुलर सिस्टोल साउंड है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल साउंड है। कौन सी साउंड है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल साउंड है। दूसरा, ये कैसा हो गया? तो ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगा। यहां पे लिख देते हैं इधर, वेंट्रिकुलर डायस्टोल है ये। अब ये सिस्टोल डायस्टोल तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा, वो अभी हम लिखवा देंगे, तुमको समझा देंगे तो तुम समझ जाओगे। फिर इसको ऊपर लिख देते हैं डब, है ना? क्या लिखना था? सेकेंड साउंड है। चलो, अब बात करते हैं ये कब उठेगी साउंड। तो तुम यहां लिखोगे क्या? ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व। एवी वॉल्व क्या था? कल बताया था, बताओ तो जल्दी से। बिल्कुल सही, कस्पिड वॉल्व, एग्जैक्टली। तो ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वॉल्व, ये साउंड उठेगी। वो कब उठेगी? ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ, ये कब उठेगा बोलो तो? ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ, बोलो, सेमी लूनर वॉल्व। और क्या यार?
सेमी लूनर वॉल्व। इसकी पिच कैसी होगी, ये तुमसे फिर सवाल पूछेगा। इसकी पिच बताओ भाई लोग, इसकी क्या बताओ, पिच। तो इसकी पिच होगी क्या, बोलो, लो थोड़ी होगी, छोटी होगी, डायग्राम में देखो बताया था अभी हमने। और इसकी पिच कैसी हो जाएगी बाबू, इसकी पिच हो जाएगी हाई। ठीक, इसका ड्यूरेशन कैसा होगा, क्या लिखोगे, ड्यूरेशन ना लॉन्ग होगा, और इसका ड्यूरेशन कैसा होगा, शॉर्ट होगा। समझे, नहीं समझे, देखो फिर से एक बार समझ लो अपनी बातों को, समझने नहीं समझे तो क्या है कि लब और डब साउंड के बारे में हम तुमसे बात कर रहे हैं। तो लब और डब साउंड की जब बात कर रहे हैं तो लब कैसी साउंड है, फर्स्ट साउंड है। डब कैसी है, सेकंड है। लब कब कब लब लब मतलब लब साउंड कब उठ रही है, कैसे उठ रही है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल साउंड है। कस्पिड वाल्व क्या होगा, जब बंद होगी तब उठेगा, तो कस्पिड वाल्व के बंद होने पे ये साउंड आएगी। दूसरा, इसकी कब उठेगी ये वाली साउंड, डब साउंड। तो डब साउंड तुम बताओगे ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमी लूनर वाल्व। फर्स्ट साउंड की पिच कैसी है, पिच जो है वो लो है, उसकी पिच हाई है। यहाँ पर ड्यूरेशन जो है लब साउंड की हाई लॉन्ग होगी, जबकि डब साउंड की जो लोकेशन ड्यूरेशन होगी वो शॉर्ट होगी। गॉट इट, ओके। अब बात करते हैं आपसे हम अपने पॉइंट की, दैट इज कार्डियक साइकिल। अब ये देखो भैया, कार्डियक साइकिल क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझना यार, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर तुमको फंसाएगा। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन क्लियर कर देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग। चलो भाई, तो अरे ये तो वही लिखा हुआ है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंट छोड़ देते हैं, तो कार्डियक साइकिल में सीधे सीधे आओ फिर। तो देखो यहीं से आ जाओ, कार्डियक साइकिल चलो लिखते हैं। कार्डियक साइकिल ये है क्या, ये है क्या, अरे हार्ट बीट से डिटेलिंग हो रही है तुम्हारी, इसलिए इसको कार्डियक साइकिल नाम दे रहा है। हार्ट जो हार्ट की धड़कनें हैं, तुम्हारी धड़कनें हैं ना, इन धड़कनों को गिनना, इन धड़कनों का प्रॉपर रूप से चलना कार्डियक साइकिल ही कहलाएगा। तो अब देखो क्या लिखेंगे, इट इज कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। पहला पॉइंट, इट इज कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियम, ऑफ एट्रियम और वेंट्रिकल, वेंट्रिकल और वेंट्रिकल। या फिर इसको दूसरी भाषा में बोले, क्या दूसरी भाषा में बोलोगे इसको, दूसरी भाषा में बोलोगे सिंगल कार्डियक मसल्स, सिंगल कार्डियक मसल्स। इसका ठीक है, अब देखते हैं ड्यूरेशन कितनी होगी इसकी, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल कितना होगा, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल कितना होता है, 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, तुमको पता है लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनेगा। ड्यूरेशन ऑफ ईच सिंगल साइकिल
ड्यूरेशन ऑफ, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा ना, ड्यूरेशन ऑफ ईच कार्डियक साइकिल कितना है, तब भी तुम वही उत्तर दे दोगे अपना, जो भी तुम्हारा उत्तर है 0.8 सेकेंड। गॉट इट, गॉट इट। अब थोड़ा सा इसके बारे में और अंदर की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो अंदर की इंफॉर्मेशन में क्या मिलेगा, अंदर की इंफॉर्मेशन में दो तीन चीजें मिलने वाली हैं। क्या, देखो एक सिस्टम बना के दिखाते हैं, शायद तुमको उससे समझ में आने की कोशिश हो जाएगी, समझ में आ जाएगा, बल्कि आ ही जाएगा। और क्या है, देखो देखो भाई, एक हम बना देते हैं, ये हो गई हमारी एट्रिया, एट्रिया, और ये दिखा देते हैं एक वेन, ऐसे समझ लो, ठीक, ऐसे समझ लो। चलो, तो जब ये तुमने बना लिया है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एट्रियम, और इसको लिख लेते हैं वेंट्रिकल। वेंट्रिकल, समझो क्या है हम बताना चाह रहे हैं तुमको, और तुम क्या समझना चाह रहे हो। तो इधर लिख लो सिस्टोल, और इधर लिख लो डायस्टोल। ये जो सिस्टोल होगा एट्रिया में, इसका टाइम ड्यूरेशन होगा पॉइंट सिंगल सेकेंड। ये ड्यूरेशन कितनी आ गई बच्चों, पॉइंट सिंगल सेकेंड। तो वेंट्रिकल कितना हो जाएगा, छोड़ दो नीचे ड्यूरेशन, तो ये 0.1 सेकेंड में सिस्टोल हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो रिलैक्स कितना टाइम हो गया, तो ये हो जाएगा 0.7 सेकेंड। अब वेंट्रिकल के पास आओगे तो ये सिस्टोल कितनी देर में कर रहा है, 3 सेकेंड में कर रहा है पॉइंट में, तो ये कितना हो जाएगा डायस्टोल 0.5 सेकेंड। अब तुम दोनों को जोड़ लो और देखो सवाल का उत्तर वही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताओ तो। मिला, बिल्कुल, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ऐसे समझ लो यार इसको। अब थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक चार्ट बना के कोशिश करते हैं समझाने की, तुमको चार्ट बना के कोशिश करते हैं। तो चार्ट बनाने के लिए एक सर्कल बनाना पड़ेगा, और सर्कल बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए हमको, तो टाइम हमको दे देना तुम, ताकि हम सर्कल बना पाए तुम्हारे लिए। बना, देखो सही बना है, एक और बनाते हैं। देखो बना है, नहीं बना है, एक और बना लेने दो भाई, क्योंकि हमको सर्कल वर्कल बनाना आता नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं तुम्हारे लिए बस। चलो देखो, बना है क्या, ठीक लग रहा है, हाँ ठीक ही लग रहा है। तो भाई मेरे, क्या करें, एक लाइन खींच लो पहले तो इसमें। देखो भैया, तो ये खींच दिया हमने एक लाइन, समझ लो उसमें क्या डिजाइन बनानी है हमको, पैटर्न समझाना है तुमको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, और कोई बात नहीं है बेटा, बस इतना सा समझने की कोशिश करो। चलो देखो, ये वाला जो एरिया है ना, थोड़ा सा इसको ब्रश से और बढ़िया कर दें ताकि तुमको समझ में आने लगे यार, और कोई बात नहीं है। ये ठीक, समझ गया। और एक दिखा देते हैं, और
ताकि वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तुम्हारे लिए। चलो देखो, समझो, ये हमने बनाया तुम्हारे लिए छोटा सा डायग्राम। ठीक लग रहा है देखने में, ऐसा नहीं खराब हो गया, ठीक है। तो एक ये डायग्राम बनाया है हमने। अब इस डायग्राम में अगर तुम समझने की कोशिश करो तो तुम्हारे लिए दो तीन चीजें हैं जो समझने वाली हैं। क्या है? ये जो एक दिखाया है हमने, इसको समझो 0.1 सेकेंड। ये बेटा ये 1 सेकेंड है, 0.1 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा? 0.3 सेकेंड हो जाएगा। तो 3 और 1 4, और ये हो जाएगा 0.4 सेकेंड। पूरा 8 सेकेंड का एक साइकिल बनाया, 0.8 सेकेंड का एक साइकिल है। तो इस पॉइंट में, इसमें प्रोसेस में है क्या, समझना क्या है? समझना ये है बाबू कि जो 0.1 है ना, अब समझो जरा, पहले तो ये समझ लो ये कौन है, ये कौन है, ये तुम्हारे सामने जो घूम रहा है ये कौन है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, वेंट्रिकल। ये कौन हो जाएगा? वेंट्रिकल हो जाएगा। और ये कौन है? ये वाला, ये हो जाएगा ऑरिकल। ठीक, दो दिखा दिए तुमको समझाने के लिए, तुम्हारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाने चाहिए, और क्या है इसमें। अब ये जो 0.1 सेकेंड जो तुम देख रहे हो, ये 0.1 सेकेंड बताना क्या चाह रहा है? ये 0.1 सेकेंड बता रहा है एट्रियल सिस्टोल है ये क्या है? एट्रियल सिस्टोल है। तो कहाँ लिखोगे इस अपनी बात को तुम? एट्रियल सिस्टोल यहाँ पे लिखोगे, इस चीज यहाँ पे लिखोगे। एट्रियल सिस्टोल है ये। क्या है ये? एट्रियल सिस्टोल है। मतलब क्या हुआ इसका? एट्रियल सिस्टोल का मतलब हुआ कि यहां पर कस्पिड वॉल्व बंद होंगे। कस्पिड वॉल्व क्या होंगे? बंद होंगे। और जब कस्पिड वॉल्व बंद होंगे तो कौन सी साउंड आएगी? लब की आएगी। ड्यूरेशन कितनी हो गई? 0.1 सेकेंड हो गई। और फिर ये 0.3 सेकेंड क्या है? ये एट्रियल का डायस्टोल है। एट्रिया का डायस्टोल टाइम हो गया ये। एट्रिया का डायस्टोल, भाई एट्रिया सिस्टोल कर रहा है ना, 0.1 सेकेंड सिस्टोल कर रहा है, तो रेस्ट भी तो करेगा। तो रेस्ट करने के लिए ये टाइम दे दिया हमने। तो इसको क्या दिखाओगे तुम? इसको दिखाओगे, इसको तुम दिखाओगे एट्रियम डायस्टोल। एट्रियल क्या लिख रहे हो? एट्रियम डायस्टोल। एट्रियम डायस्टोल, या फिर इसको एक नाम और दे दो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल दे दो। वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसका भी थोड़ा सा नाम ये गड़बड़ हो गया है यहाँ पर। एट्रियल करो, एट्रियल सिस्टोल, ये हो गया। और ये जो 0.4 सेकेंड दिखा रहे हो इसका नाम दोगे तुम जॉइंट डायस्टोल। क्या नाम दोगे? जॉइंट डायस्टोल नाम दोगे। क्लियर? नहीं समझे? समझे? अच्छा, अब एक चीज और जरा समझ लो यार इसमें। ठीक है, तो इसी चीज को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं, और आगे की ओर बढ़ाने के लिए एक पॉइंट को और समझते हैं कि इसी को
ऐसे समझो, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम में क्या बताना तुमको हम चाह रहे हैं, हमने यहाँ पर लिखा 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, सही लिख रहे हैं, गलत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं गलत है। इसको और थोड़ा सा सही कर दो, अब लो, अब तो बिल्कुल सही हो गया। तो तुम्हारा सवाल ये आएगा कि भैया एट्रिया में मतलब सिस्टोल कब उठेगा, एक्शन पोटेंशियल कब होगा, कब होगा। तो यहां पर क्या लिखोगे, जनरेशन ऑफ, इस जगह पर यहां पर जनरेट होगा, ये यहां पर जनरेट होगा, ठीक है। क्या लिखोगे, जनरेट ऑफ या जनरेशन ऑफ, जो भी लिखना चाहो, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल कहां, ऐसे नोड में, इन ऐसे नोड, इन SA नोड, साइनोएट्रियल नोड में यहां पर क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। कितना हुआ बेटा, 70 से 72 इम्पल्स पर मिनट का। अब क्या होगा, अब यहां तक आते आते हो जाएगा बंद, यहां पर जो पोटेंशियल उठा था ना, ये हो जाएगा बंद। तो एट द एंड ऑफ, अब जब एंड हुआ ना इसका, एंड ऑफ, और जब एंड हुआ है तो यहां पर क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल हो जाएगा, एट्रिया क्या हो जाएगा, सिस्टोल हो जाएगा, एट्रियल सिस्टोल हो जाएगा। और एट्रियल सिस्टोल हो जाएगा तो अब यहां पर जो है वो 30% फिलिंग ब्लड की हो चुकी है, 30% ब्लड की फिलिंग क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो गई। तो क्या लिखोगे यहां पर लिखोगे 30% और 1/3 फिल हो चुका है, ब्लड क्या हो गया, भर गया है, धीरे 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 भर गया है, ठीक है। क्या भर गया है, वेंट्रिकल फिल्स, वेंट्रिकल फिल। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये ब्लड कब भरा, कितने टाइम में भरा है, तो आप बताओगे इन 0.1 सेकेंड। और ये कैसी फिलिंग है, एक्टिव है कि पैसिव है, तो ये एक्टिव फिलिंग है बेटा। तुम पॉइंट यहां लिखोगे बाई एक्टिव फिलिंग, बाई एक्टिव फिलिंग है ये, ठीक है। और इसी जगह पर पहली हर्ट की साउंड सुनाई देगी, तो यहीं पर ही लिख देते हैं बेटा, फर्स्ट हर्ट साउंड, फर्स्ट हर्ट साउंड जो है वो सुनाई पड़ गई। और ये कैसा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। और इसमें हुआ क्या, इसमें एवी वाल्व या कस्पिड वाल्व बंद हुए, तो क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वाल्व, क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वाल्व, ठीक, समझे। अब ये धीरे 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 ब्लड आगे बढ़ा होगा, तो जब आगे बढ़ा होगा तो जब यहां पर आया होगा इस जगह पर, तो ये पूरी फिलिंग हो रही होगी। तो अब ये क्या हो गया, ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया। और जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगा तो सेकेंड साउंड आ जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, सेकेंड साउंड। कैसे, कौन सा वॉल्व बंद हुआ, सेमीलूनर वॉल्व बंद हुआ, तो क्लोजिंग ऑफ सेमीलूनर वॉल्व, सेमीलूनर वॉल्व। और इस जगह पर 70% ब्लड की फिलिंग हो जाएगी, ठीक है। इस जगह पर क्या हो जाएगा, 70% ब्लड की फिलिंग हो जाएगी, तो क्या कहलाएगा,
एट ज्वाइंट डायस्टोल। तो अब यहीं पर ही क्या बना, ज्वाइंट डायस्टोल बना। ये क्या बना, ज्वाइंट डायस्टोल बना। इस ज्वाइंट डायस्टोल की ड्यूरेशन कितनी है, 0.4 सेकेंड। तो यहां पर 2/3 या फिर 70% ब्लड फिल्ड इन वेंट्रिकल्स। कहा, वेंट्रिकल्स में भरेगा और कहां भरेगा, फिल्ड इन वेंट्रिकल। और ये कैसी फिलिंग होगी, बाई पैसिव। वो एक्टिव थी, ये कैसी है, पैसिव फिलिंग है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बोलो, नहीं हुआ, हो गया। इसको एक बार पढ़ना, नहीं समझ में आएगा हमसे फिर से पूछो, फिर बताएंगे तुमको हम। 2 बार पूछोगे 2 बार बताएंगे, 3 बार पूछोगे 3 बार बताएंगे, 4 बार पूछोगे 4 बार बताएंगे। लेकिन हम एक ही बार तुमसे पूछेंगे, इसलिए तुम बताओगे हमको एक बार में ही। पानी पी लें थोड़ा सा, चलो पानी पी के फिर बात करते हैं। पानी ही पी रहे हैं भाई, ये देख लो यार, और क्या है। पानी पी ले फिर बात करते हैं तुमसे। ठीक भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं। तो अब आगे क्या मिलेगा, अब आगे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे छोटे छोटे, उनको थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं समझना है ज्यादा। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो कॉल कह रहे हैं, ये समझते हैं इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। तब देखो एक पॉइंट और आता है कि इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है। तो इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा क्या, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं बेटा, फिर तुमको बताते हैं क्या होता है इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। समझो जरा इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम समझना तुम अभी, हाँ तुमको एग्जांपल से ही बता देते हैं। इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, पहला तो हम अपना बात ही लिख लेते हैं, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, EDV। ठीक, ये EDV जो है वो 120 ml का होता है नॉर्मली। कितना होता है बेटा, 120 ml का होता है नॉर्मली। समझो जरा, ये हार्ट है, बताया था तुमको हमने, ये वेंट्रिकल है। तो यहां से ब्लड आया, और यहां से यहां पर आ गया, कितना आ गया, 120 ml। तो 120 ml जब ये आ गया है, तब इसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं तुमको, और कुछ नहीं है। तो 120 ml ब्लड आ गया। तो अब यहां पर पॉइंट लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ क्या लिखोगे, ब्लड कलेक्ट इन ईच वेंट्रिकल, कलेक्ट इन ईच वेंट्रिकल each ventricle at the end of क्या, their diastole, end of diastole, सीधे सीधे लिख देते हैं diastole। दूसरा पॉइंट लिखो, क्या लिखोगे, end of diastolic volume is directly proportional to end
डायस्टोलिक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ वेंट्रिकल। मतलब इसका ये है कि अगर वेंट्रिकल का साइज बड़ा होगा तो डायस्टोलिक वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसके अलावा इन डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्यूरेशन ऑफ फिलिंग, ड्यूरेशन ऑफ क्या, फिलिंग ऑफ ब्लड, फिलिंग, ड्यूरेशन ऑफ फिलिंग, वेंट्रिकल फिलिंग लिखो, वेंट्रिकल फिलिंग, वेंट्रिकल फिलिंग, ठीक है, ये होता है। तो इंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होगा बेटा, 120 ml होगा। तो इंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम भी तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो इंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम भी होगा ना, बिल्कुल होगा। तो इंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम जरा देखो क्या होता है, एंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम, अरे भाई डायस्टोलिक वॉल्यूम देखा तो सिस्टोलिक भी तो होगा। एंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम ESV, क्या बोलते हैं इसको, ESV। अब ये ESV क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड है ये। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या, बचा हुआ, भाई वेंट्रिकल में ब्लड भरा था ना, तो वेंट्रिकल में 120 ml ब्लड होता है। अब उसमें से क्या हुआ, सेमिल्यूनर वॉल्व खुला होगा, खुलेगा तो सेमिल्यूनर वॉल्व खुलेगा तो ब्लड एकदम से दबेगा तो एक झटके से ब्लड निकल गया। अब एक झटके से जो ब्लड निकल गया वो तो चला गया बाहर, ठीक है, लेकिन जो बच गया वो क्या बचा, तो वही तो देख रहे हैं। तो सिस्टोलिक वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिमेन इन क्या, remain in each ventricle at end of systole, एंड ऑफ सिस्टोल। तो देखो क्या लिखेंगे, देखो क्या लिख रहे हैं हम, ESV इक्वल EDV, ठीक, माइनस SV, ये क्या है, ये क्या है, तो EDV कितना था, 120 ml था, और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, 70 ml का होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, 70 ml का होता है। तो कितना बचा, 50 ml बचा कि नहीं बचा, ये समझे ये सवाल, ये ऐसे समझो इसको, ठीक है। अब देखो इसको डायग्रामेटिक समझो, ये हार्ट है, ये वेंट्रिकल हो गया, ये सेमिल्यूनर वॉल्व लगा हुआ है, यहाँ पे कितना ब्लड आया था बेटा, 120 ml। EDV कितना था, 120 ml, याद आया, नहीं याद आया, याद आ गया। और यहां से ये पॉइंट दबा तो SV निकल गया, स्ट्रोक वॉल्यूम निकल गया, कितना निकल गया, 70 ml। तो अब इसके अंदर कितना रह गया, एंड ऑफ सिस्टोल वॉल्यूम कितना बच गया, 50 ml बचा कि नहीं बचा, बताओ हाँ या ना, बोलो बोलो, इंपॉर्टेंट है ये, पूछेगा क्वेश्चन तुमसे तब तुम झूला झूलोगे वहां बैठे बैठे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा बात कर लेते हैं तुमसे स्ट्रोक वॉल्यूम की, जरा बात कर लें। स्ट्रोक वॉल्यूम तुमको नहीं बताया, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, जरा सुन लो स्ट्रोक वॉल्यूम। यही भी बताऊं क्या स्ट्रोक वॉल्यूम, चलो आगे बता देता हूँ। स्ट्रोक वॉल्यूम देखो क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, हाँ, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या, पंप बाय ईच वेंट्रिकल, पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल
each ventricle during single systole, during single systole, ड्यूरिंग सिंगल सिस्टोल कितना होता है बोलो तो, फॉर्मूला लिख दूं क्या? लिख दो सर, एस वी इक्वल टू ई डी वी माइनस ई एस वी। बताओ 120 ml ये हुआ बेटा, ये कितना हो गया 50 ml, तो ये कितना बन गया 70 ml बना कि नहीं बना बताओ तो? बन गया 70 ml का आंसर आ गया तुम्हारा। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा 70 ml होगा। क्लियर? नहीं क्लियर? क्लियर? अच्छा, इसमें एक चीज और जरा समझो, कार्डियक आउटपुट जरा समझ लो। कार्डियक आउटपुट इंपॉर्टेंट है, वो भी बता देते हैं लगे हाथ इसी जगह पर तुमको, ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो। देखो कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट का एक सीधा सीधा फॉर्मूला है। बताते हैं क्या होता है। देखो पहले तो लिख लो, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by, blood pumped by, pumped by क्या, each ventricle per minute, each ventricle per minute, पर मिनट। अब इसका फॉर्मूला लिख लो, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तुम्हारे जैसे तुम लोग जैसे सिंपल सिंपल हो ना, वैसे इसका फॉर्मूला है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू, इनटू लगाना है, प्लस नहीं करना है, इनटू हार्ट बीट रेट। कितना बन जाएगा, इधर ही लिख दूं, कार्डियक आउटपुट कितना हो गया, यहाँ पे लिखो, कार्डियक आउटपुट कितना हो जाएगा 70 ml का बेटा, ठीक है। और हार्ट बीट कितनी होती है 72 बीट होती है ना, 72 बीट्स होती हैं। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5040 ml कार्डियक आउटपुट आता है। जनरली इट इज नोन एज 5 लीटर, दैट इज नोन एज 5 लीटर। अच्छा इसमें एक चीज नहीं लिखी, पर मिनट, ये भी लिख लो यहां पर। ये तुम्हारा कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। चलो आगे एक सवाल देखो, तुमको समझ में आ जाएगा सवाल। अब एक सवाल अगर हम तुमको दें तो तुम्हारी बुद्धि में ये सवाल ये घुस जाएगा, ये कैसे काम कर रहा है। चलो भाई देखें, एक सवाल देखते हैं। तो एक सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है कि क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द हार्ट रेट, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट, व्हाट वुड बी heart rate, what would be the heart rate of person if cardiac output is 5 liter, if cardiac output is 5 liter। कार्डियक आउटपुट कितना दे दिया 5 लीटर दे दिया। ब्लड वॉल्यूम इन वेंट्रिकल, ब्लड वॉल्यूम, सवाल सुनो, ब्लड वॉल्यूम इन ईच वेंट्रिकल, ब्लड वॉल्यूम इन वेंट्रिकल, इन वेंट्रिकल, वेंट्रिकल at end of diastole, at end of diastole, end of diastole, end of diastole is 100 ml। इधर लिख दे रहे हैं, is कितना है 100 ml है, ठीक है। एंड सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, इतना छोटा सवाल नहीं है ना, बड़ा सवाल है, तो तुमको थोड़ा सा समझना होगा। एंड end of ventricular systole,
वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 50 ml। ये है क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है। ऑप्शन दें तुमको, ऑप्शन में क्या लिखोगे? 50 बीट पर मिनट दूसरा ऑप्शन क्या लिखोगे? 72 बीट्स पर मिनट, 72 बीट पर मिनट। तीसरा क्या लिखोगे? 100 बीट्स पर मिनट। चौथा लिखोगे 25 बीट्स पर मिनट। निकालो आंसर, निकालो जल्दी से, उत्तर बताओ, जल्दी से उत्तर बताओ, हम पानी पिए। बताओ भाई, उत्तर कौन बताएगा? बताओ जल्दी से उत्तर निकालो, फिर हम तुम्हारे लिए आंसर लिखें। चलो भाई उत्तर बताओ जल्दी से। निकला उत्तर? तुम ये देखो कि पहले स्लाइड में क्या क्या दिया हुआ है, ये जरा समझो। पहले तो ये चीजें दी गई हैं, क्या क्या दिया गया है देखो तो। एक तो तुमको दे दिया कार्डियक आउटपुट दे दिया उसने, ठीक है। कार्डियक आउटपुट देने के साथ साथ और क्या दे दिया है? वेंट्रिकल डायस्टोल दे दिया है ना, वेंट्रिकल डायस्टोल दे दिया है। और क्या दे दिया है? और वेंट्रिकल सिस्टोल भी दिया है, डायस्टोल भी दिया है और सिस्टोल भी दिया है। तो तुम्हारे पास तीन चीजें इसने दी हैं और तुमसे एक चीज पूछ रहा है वो, तो तुम निकाल लोगे बड़े आसानी से। ये तो बहुत ज्यादा सोचने वाला है ही नहीं, इसमें कुछ मुद्दा ही तुम्हारे लिए तो नहीं निकाल पा रहे हो। अरे भाई क्वेश्चन लिखो ना, क्या क्या पूछ रहा तुमसे, देखो। देखो गिवन क्या क्या है, गिवन बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। सीओ दिया है, हाँ दिया है, कितना दिया है? 5 लीटर। और क्या दिया है तुमको? ईडीवी दिया है, कितना दिया है ईडीवी? देखो 100 ml दिया होगा, दिया क्या होगा, क्या है? और तुमको क्या दिया है? ईएसवी दिया है कि नहीं दिया? उसने 50 ml दिया है ईएसवी, नहीं दिया है? दिया है। तो उनसे पूछ क्या रहा है? एचबीआर पूछ रहा है ना, हार्ट बीट रेट पूछ रहा है। तो एचबीआर यहीं पे लिख लेते हैं, एचबीआर। एचबीआर तुमसे पूछ रहा है, तुम निकाल नहीं पाओगे। देखो फार्मूला लगा लो, सीओ इक्वल टू वाला, सीओ वाला फार्मूला लगा लो। सीओ इक्वल टू क्या बताया था अभी, बताओ तो। सीओ इक्वल टू क्या था? नहीं याद आया? सीओ इक्वल टू याद आया? अरे यार याद करके रखा करो ना। देखो सीओ इक्वल टू क्या है? एसवी इंटू एच बी आर है। एसवी इक्वल टू एच बी आर है कि नहीं है? तो सीओ इक्वल टू एसवी इंटू एच बी आर है, तो इसी को लगा दो यहाँ पे। और क्या लगाना है तुमको? ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो सीओ इक्वल टू क्या है? सीओ इक्वल टू क्या है? एच बी आर है इंटू एसवी है। अब तुमको दे क्या रहा है? कुछ नहीं, एच बी आर ये तुमसे पूछ रहा है। अब तुमने सॉल्व कर लिया, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं फिर तो। एच बी आर, इसको क्या कर लोगे? इसको इधर उधर कर दो, सीओ अपॉन एसवी कर दो। तो जब सीओ अपॉन एसवी कर दोगे तो कितना आ गया? ये आ गया 5000। और ये कितना है? एसवी कितना है? 50 ml। देखो लो, निकल आया आंसर कि नहीं निकल आया? 100 ml आ गया पर मिनट। आ गया आंसर? नहीं आया? देखो ये दिया है, ठीक है। समझे? नहीं समझे? सब समझदार हो, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे ब्लड प्रेशर के पास। देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर देखो,
ब्लड प्रेशर। देख भाई ब्लड प्रेशर है क्या, बहुत सिंपल सी चीज है। ब्लड प्रेशर बताओ 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 बताओ। मम्मी खाना बना रही है और तुम इधर उधर नाच रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो मम्मी को ना, तो मम्मी क्या बोली तुमसे, गुस्सा होगी नहीं होगी, होगी। तो क्या किया तुमने, मम्मी का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, है ना। तो मम्मी का जब ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है तो ब्लड प्रेशर है क्या, ब्लड का फ्लो एक प्रेशर में चल रहा है, एक नॉर्मल प्रेशर होता है, उस प्रेशर में अगर ये फ्लो कर रहा है तो ब्लड प्रेशर है। और ये प्रेशर जो है अप एंड डाउन कर गया, फ्लक्चुएट कर गया, तो फिर समस्याएं खड़ी हो जा रही हैं। तो क्या है, प्रेशर विच एक्सटेंड, प्रेशर which extend pressure which extend on wall of blood, on wall of blood vessels during, क्या लिखोगे, during flow of blood, during blood flow, दूसरा पॉइंट, क्या दूसरा पॉइंट, किससे नापेंगे, तो इसको नापने का भी एक तरीका है, क्या लिखेंगे बोलो तो, मेजर्ड बाई, क्या लिखें, मेजर्ड बाई, किससे नापोगे बेटा बताओ तो, स्फेग्नोमोनोमीटर से, एस क्या लिखते हो, SpHY स्फेग्नो, GMONO मीटर, स्फेग्नोमोनोमीटर से नापोगे, ठीक है, स्फेग्नोमोनोमीटर से नाप लिया। अब होता कितना है, देख भाई सिस्टोल जो होता है ना, सिस्टोल लिखो सही से, सिस्टोल जो होता है वो होता है 120 mg पर 120 mm पर Hg, और डायस्टोल जो होता है वो होता है 80 mm पर Hg, ठीक। अब ये सिस्टोल डायस्टोल क्या है जरा समझो तो, ये एक मान लेते हैं वेसल्स है, मान लेते हैं, ठीक, ये ब्लड फ्लो कर रहा होगा, तो ये ब्लड जब फ्लो कर रहा है तो ये अब क्या हो रहा है, दबेगा ना बीच में, कभी ना कहीं दबेगा, तो इसको थोड़ा सा जर्क दिया, ये तो ये क्या हुआ, सिस्टोल हुआ, दब गया ना, दबा कि नहीं दबा, दबा तो सिस्टोल हुआ। तो सिस्टोल में क्या हुआ, 120 प्रेशर है भाई, पाइप पानी वाला पाइप है, पानी वाले पाइप को आगे से दबा लो, पानी की धार तेजी से आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो फ्लो क्या हो गया, बढ़ गया ना, और छोड़ दो तो नॉर्मल हो गया। तो जब दबा लिया तुमने तो फ्लो आगे बढ़ा, तो क्या हुआ, सिस्टोल 120 mmHg, और जब घटा दी छोड़ दिया तो नॉर्मल हो गया, तो मतलब 80 mm पर Hg, ठीक है। तो ये ब्लड प्रेशर हो जाएगा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, पल्स प्रेशर जरा देख लेते हैं, पल्स प्रेशर क्या होता है बेटा वो भी जरा समझ लो, पल्स प्रेशर को भी तुम समझते चलो इसी जगह पर। पल्स प्रेशर समझो भाई, पल्स प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर जो है वो सिस्टोल ब्लड प्रेशर से माइनस कर दो डायस्टोल ब्लड प्रेशर को माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास आ गया आंसर 180 माइनस 80 इक्वल टू 40 mm पर Hg। ये गैपिंग मेंटेन होनी चाहिए, ठीक, समझे, बिल्कुल। अच्छा अब इसमें ना कुछ थोड़ा सा, एक मूवी देखी है वो तनु वर्सेस मनु, किसने किसने देखी है, हाँ यार पिक्चर देखी जाती है, तनु वर्सेस मनु ना एक बढ़िया पिक्चर है, और उसमें ना वो जो डॉक्टर साहब बने हैं, नाम नहीं याद आ रहा एक्टर का इस वक्त, वो डॉक्टर साहब जो बने हैं ना वो लेक्चर दे रहे होते दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और उनके साथ में एक दोस्त होते हैं, तो वो लेक्चर दे रहे होते हैं इसी हार्ट के ऊपर, तो एक वर्ड यूज करते हैं ट्रैकीकार्डिया एंड द ब्रैकीकार्डिया। हाँ, तो उसके आगे कहानी उनकी नजर किसी और के ऊपर पड़ती है, तो वो कहते हैं कि इसके आगे का लेक्चर डॉक्टर राधे श्याम अग्रवाल देंगे, प्लीज वेलकम द डॉक्टर राधे श्याम अग्रवाल ऑन द बिहाफ ऑफ माइन लेक्चर। तो ये जो वर्ड यूज किया डायस्टो, ये ट्रैकीकार्डिया और ब्रैकीकार्डिया, ये बताओ क्या होता है, सोच के बताओ जल्दी से, हम लिख रहे हैं तो बताओ, है ना। तो नोट लिख लेते हैं, नोट,
नोट में क्या लिखोगे? नोट में कुछ नहीं लिखना है, नोट में नोट लगाना है 100 रुपए का नोट लगाना है। हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर कितना होगा? ग्रेटर देन और इक्वल 140 mmHg से अगर ऊपर हो गया तो हाई ब्लड प्रेशर है और इससे बीमारी बनेगी टेंशन। कौन सी? हाइपर, हाइपर टेंशन। और कम कर दो बेटा, कम कर दो लो बीपी, तो लो बीपी में क्या दिखा दोगे? लो बीपी में डाउन कर दो, कितने से? 110/70 कर दो mmHg। तो ये क्या बन गया? ये हाइपोटेंशन बन गया बाबू। क्या बन गया? हाइपोटेंशन बन गया। ठीक, हाइपोटेंशन बन गया। अब ट्रैकीकार्डिया, ब्रैकीकार्डिया सोच के बताओ। चलो हम लिख लेते हैं तुम्हारे लिए, ट्रैकीकार्डिया और ब्रैकीकार्डिया। अब जरा तुम ये सोचो और बताओ, हम लिख दे रहे हैं तुम्हारे लिए। ये होता है इंक्रीज हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या हो गई? बढ़ गई। हार्ट बीट रेट क्या हो गया? बढ़ गया। और ये क्या हो गया फिर बेटा? ये घट गया। हार्ट बीट रेट क्या हो गया? घट गया। समझे? नहीं समझे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब किसके पास आगे बढ़ेंगे हम लोग? ये हो गया। तो अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या? ईसीजी देख लेते हैं जरा। ईसीजी जरा समझ लेते हैं। ईसीजी क्या है? ईसीजी थोड़ा बड़ा काम का है बाबू, इसलिए समझ लो। ईसीजी में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस ईसीजी बचा है इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में बचा है वो क्या बोलते हैं तुम्हारा हाइपर वो डिसऑर्डर। बस दो ही चीज बची है आज के, आज ये चैप्टर खत्म हो गया तुम्हारा। तो ईसीजी जरा देख लेते हैं, ईसीजी क्या है। तो ईसीजी को समझने के लिए आओ, ईसीजी में पहले तो यही समझ लो ईसीजी का बवाल क्या है। अच्छा, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग समझेंगे ईसीजी है क्या, एक्चुअल में ईसीजी होता क्या है। तो ईसीजी हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी सबसे पहला तो सवाल आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, फुल फॉर्म लिख लो यहां पर, नहीं तो तुम भूल जाओगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसको डिस्कवर किसने किया? इन्वेंटेड बाई, ये भी लिखना पड़ेगा। इन्वेंटेड बाई, किसने लिखा इसको? इसको लिखा विलियम इंथेवॉन ने। लिखा नहीं, खोजा। विलियम इंथेवॉन, विलियम एंथेवॉन। क्या नाम है इनका? इनका नाम है विलियम एंथेवॉन, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो ये है क्या? ये है, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, देख रहे हैं पीछे, ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी of heart, of heart during क्या? ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। एक तो पॉइंट ये बन गया। अब दूसरा, टू ऑब्टेन, क्या लिखोगे बोलो? टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ईसीजी ऑफ पेशेंट, टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन ईसीजी ऑफ मरीज, of मरीज is connected to machine, connected to machine। कौन सी मशीन? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।
विद विद ये इंपॉर्टेंट है, थ्री क्या इलेक्ट्रिकल लीड, 3 इलेक्ट्रिकल लीड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 इलेक्ट्रिकल लीड। कहाँ कहाँ लगाओगे? 2 लगाओगे हाथ की कलाइयों में, पैर की कलाइयां नहीं होती हैं, हाथ होते हैं, हाथ में कलाइयां है ना, हाँ, एक ये वाली कलाई, एक ये वाली, क्या बोलते हैं, रिस्ट, हाँ, तो 2 लगाओगे रिस्ट में, 2 कहाँ लगेंगी? रिस्ट में, और एक कहाँ लगाओगे? एंकल में लगाओगे, अंकल के नहीं लगाओगे, एंकल में लगाओगे, ठीक है। इसको इसलिए बोलते हैं लिम्फ लीड, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड बेटा, ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? लिम्फ लीड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लिम्फ लीड बोलते हैं, लिम्फ लीड, इंपॉर्टेंट टर्म है ये, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट का मतलब, ठीक है। इसको इसलिए ऐसा करते हैं। अच्छा, अब इसमें होता क्या है यार, ये जरा समझ लो। तो अब देखो कहानी का ट्विस्ट क्या है, अब आओ इधर आओ, देखो क्या लिखा है हम लोगों ने। You are probably familiar with the scene of the typical hospital television show. A patient hooked up in a monitor machine that show the voltage trace and screen and make the sound pip 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 pip. पता नहीं क्या हो गया, खत्म हो गया। As patient go into the cardiac arrest. This type of machine is electrocardiograph is used to obtain इलेक्ट्रोग्राम ECG। अब ECG है क्या? ECG a graphical representation of the electrical activity of heart during cardiac cycle। लिखा to obtain a standard ECG shown in the patient in connected to देखो लिखा है कि नहीं लिखा, connected with machine with the 3 electrical leads, 1 in each wrist and 1 is left ankle। तो ये देखो 2 कलाइयों में लगाया और एक कहाँ लगाया? लेफ्ट एंकल में। तो 1 कलाई, 2 कलाई और एक लेफ्ट एंकल। तो ऐसे एक इमेजिन करो, ऐसे बना कि नहीं बना, एक ट्राइंगल बना कि नहीं बना। तो क्वेश्चन पूछता है ये जो ट्राइंगल बना है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एंथेवॉन ट्राइंगल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एंथेवॉन ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूअसली मॉनिटर द हार्ट बीट, डिटेल इवोल्यूशन ऑफ द हार्ट फंक्शन, मल्टीपल लीड आर अटैच्ड। ये देखो अब डिटेल में अगर इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मल्टीपल लीड लगाते हैं चेस्ट रीजन पे, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चेस्ट लीड बोलते हैं। अगर 3 लगाई गई हैं तो लिम्फ लीड, अगर 7 लगाई गई हैं तो चेस्ट लीड बोलेंगे उसको, ध्यान रखना, मल्टीपल रीजन पे लगाते हैं इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब ECG में एक लेटर बनाया जाता है, ई पीक ऑफ ECG आइडेंटिफाइड द लेटर फ्रॉम द P टू T। देखो P से लेकर के T तक के एक लेटर बनाए जाते हैं और ये कुछ वेव्स को क्या कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे जरा वो समझ लो यार तुम लोग थोड़ा सा। रिप्रेजेंट मतलब ये जो P से लेके T तक की जो कहानी है ना, इस P से लेके T की कहानी में आखिरकार ये बताना क्या चाह रहा है तुमको ECG में। देखो ECG देखो इस मरीज के साथ देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 चेस्ट लीड लगाई गई हैं, देख रहे हो? इसको क्या बोलते हैं? चेस्ट लीड बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? चेस्ट लीड बोलते हैं इसको, ध्यान रखना इसका। और जो रिस्ट में लगाई गई हैं, रिस्ट में क्या हो गई? एक राइट हो गई और एक लेफ्ट हो गई, और एक लेफ्ट एंकल में लगाई गई है ना, याद करो, बताया। तो ये देखो एक ये ऐसे एक ट्राइंगल बना कि नहीं बना, तो इस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? एंथेवॉन ट्राइंगल बोलते हैं इसको बेटा, एंथेवॉन ट्राइंगल बोलते हैं। और इस कंडीशन को बोलते हैं लिम्फ लीड। इसको क्या बोलते हैं? लिम्फ लीड बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? लिम्फ लीड बोलते हैं। और इसको चेस्ट लीड बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट है ये बेटा, हाँ।
चलो अब आ जाओ, ये ईसीजी देखो, बड़ा सुंदर सा ईसीजी बना के दिया गया है। ईसीजी का मतलब क्या है हम यहीं पे लिख देंगे तुम्हारे लिए, समझना तुम ईसीजी का। देखो तुमको पी वेव दिखा रहा है, दिखा दिखा कि नहीं दिखा? तो पी वेव बताना क्या चाह रहा है तुमको? पी वेव बताना चाह रहा है, ये जो पी वेव है ना, ये बता रहा है, क्या बता रहा है? ये एट्रिया का डीपोलराइजेशन बता रहा है। ये एट्रियल डीपोलराइजेशन है। ये क्या है? एट्रियल डीपोलराइजेशन है ये, ठीक है, एट्रियल डीपोलराइजेशन है ये, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है? ये देखो एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, देखो क्यू आर एस, ये देखो बना, ठीक है। तो ये क्यू आर एस क्या है? ये भी यहीं पे लिख देते हैं तुम्हारे लिए। ये क्यू आर एस क्या है? ये क्यू आर एस एक कॉम्प्लेक्स है। ये क्यू आर एस क्या बता रहा है? डीपोलराइजेशन हो रहा है, किसका? वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हो रहा है। तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ क्या हो रहा है? वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है। और टी वेव देखो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये देखो टी वेव दिखी? नहीं दिखी तुमको? दिख गई। तो ये टी वेव क्या तुमको बता रही है? ये रीपोलराइजेशन बता रही है, रिप्रेजेंट रीपोलराइजेशन, टी इक्वल टू रिप्रेजेंट रीपोलराइजेशन, रिप्रेजेंट रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बता रहा है ये तुमको, ठीक है। ये बताने की कोशिश कर रही है। अभी इसको ऐसे याद रख लो तुम, तो तुम्हारे लिए और समझ में आ जाएगा। ये देखो उसी चीज को हमने लिखा भी है यहाँ पर, क्या लिख दिया है जरा समझो तो थोड़ा सा। P wave represent the electrical excitation or the depolarization of the atria which lead to contraction of the both atria, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये डाउट क्लियर हो गया। फिर QRS कॉम्प्लेक्स तुमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? QRS कॉम्प्लेक्स बता रहा है डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, अभी पढ़ाया तुमको हमने, विच इनिशिएट, क्या स्टार्ट करेगा? विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, देखो लिखा है ना, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मतलब वेंट्रिकल का क्या हो गया? सिस्टोल हो गया। द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट शॉर्टली Q एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। फिर टी वेव तुमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है बेटा? टी वेव रिटर्न हो रहा है वेंट्रिकल की तरफ, एक्साइटल से नॉर्मल की तरफ, एक्साइटल से नॉर्मल की तरफ, मतलब रीपोलराइजेशन बता रहा है तुमको, ठीक है। चलो रीपोलराइजेशन बता रहा है। और एट द एंड ऑफ टी वेव, एट द एंड ऑफ टी वेव इट द सिस्टोल, ठीक है। ऑब्वियसली बाय द काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स दैट अकर इन अ गिवन टाइम ऑफ पीरियड दैट कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट इज इन्वॉल्व इन। अब तुमसे एक बात और कर लेते हैं क्या? देखो यहीं पर ही हमने लिख भी दिया है तुम्हारे लिए, P और Q का इंटरवल क्या है? P और Q का इंटरवल क्या है? ऐसे समझो, P और Q का इंटरवल क्या है? P और Q का इंटरवल जो बता रहा है वो एक्शन पोटेंशियल बता रहा है। और क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब होगा एट्रियल, एट्रियम में क्या हो गया? सिस्टोल हुआ। Q और T का इंटरवल क्या तुमको बता रहा है? Q और T का इंटरवल बता रहा है कि एक्शन पोटेंशियल हुआ है, कहां पर? AV नोड में हुआ है, और वेंट्रिकल क्या हो गया? सिस्टोल हो चुका है। जबकि T और P का जो इंटरवल बता रहा है वो बता रहा है वेंट्रिकुलर डायस्टोल बता रहा है तुमको, वेंट्रिकुलर क्या बता रहा है? डायस्टोल बता रहा है। अब इसमें दो तीन पॉइंट और आते हैं, वो भी जरा समझ लेते हैं, फिर आगे देखते हैं ECG के फिनिशिंग पे। हाँ, तो ECG के फिनिशिंग पे समझने की कोशिश करते हैं। चलो यहीं से लिख लेते हैं, नई स्लाइड लगा लेते हैं फटाक से। चलो एग्जाम्पल्स में देखो बाबू, एग्जाम्पल्स में क्या है कि अगर तुमसे बोले, कोई पूछ ले क्वेश्चन कि साहब पी वेव जो है वो बड़ी हो गई, तो इसका क्या मतलब है? तो पहला पॉइंट हो गया पी वेव का बढ़ जाना, इनलार्जमेंट ऑफ पी वेव, इनलार्जमेंट ऑफ पी वेव, इनलार्जमेंट ऑफ पी वेव। पी वेव क्या हो गई है? बड़ी हो गई। तो इसका क्या मतलब होगा बेटा? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि एट्रिया का साइज जो है वो बढ़ा हुआ है। तो इंक्रीज साइज ऑफ एट्रियम, इसका मतलब क्या होगा? इंक्रीज साइज ऑफ एट्रिया। दूसरा तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि आर वेव बेटा बढ़ी हुई है, क्या बढ़ गई है? आर वेव क्या हो गई है? बढ़ गई है। या फिर ST इंटरवल जो है वो बड़ा हो गया है, क्या बढ़ गया है?
एस और टी का जो इंटरवल टाइम है वो बढ़ा हुआ है, इंटरवल टाइम है वो क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है। तो इसका क्या मतलब होगा बेटा, इसका मतलब होगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, डिजीज है, बताएंगे क्या होता है। टी वेव, नेक्स्ट पॉइंट रख लेगा तुम्हारे सामने कि बेटा टी वेव जो है वो क्या हो गई है, वो फ्लैट हो गई है। क्या हो गई है, फ्लैट हो गई, कर्व नहीं आया है, टी वेव फ्लैट हो गई। या फिर एस टी जो इंटरवल है वो घट गया है, वो क्या हो गया है, घट गया है, घट गया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो ये ऐसी कंडीशन बनती है इस्चेमिया की, ये भी डिसऑर्डर है बेटा, ये भी क्या है, डिस्ट्रेमिया स्टीमिया है। और एक और बता दें, अगर लाइन सीधी हो जाए, पी क्यू आर एस जो है वो फ्लैट हो जाए, देखो एक और लिख लेते हैं, पी से लेकर के टी वेव तक जो है वो क्या हो जाए, फ्लैट हो जाए, सीधे, कोई वो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कार्डियक अरेस्ट, व्यक्ति की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। ठीक, कार्डियक अरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब तुम्हारे पास आते हैं क्या नाम है, उसका डिजीज को लेकर के आ जाते हैं तुम्हारे सामने। तो अब डिजीज में आ जाओ, डिजीज में मतलब डिसऑर्डर आ गया ना, डिसऑर्डर। तो अब डिसऑर्डर जरा देख लेते हैं बेटा, फिर उसके बाद ये चैप्टर क्या हो गया, लगभग लगभग तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो ये डिसऑर्डर में आ जाओ। तो डिसऑर्डर में सबसे पहला डिसऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारे पास हाइपर टेंशन। टेंशन नहीं लेना है यहाँ पर, हाइपर टेंशन चैप्टर खत्म कर रहे हैं हम। तो पहला बीमारी क्या बन गया, हाई बीपी, है ना, हाइपर टेंशन। तो हाई बीपी क्या बोलेंगे, हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन, इससे क्या होगा, ब्रेन, भाई टेंशन पालोगे तो क्या होगा, खोपड़ी खराब होगी तुम्हारी, तो इफेक्ट ब्रेन, ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आएगा, इफेक्ट ब्रेन। ठीक है, और किसके ऊपर खराब असर पड़ेगा, किडनी के ऊपर भी असर पड़ेगा, और तुम्हारी किडनी सरक करके घुटने में पहुंच जाएगी। कहाँ चली जाएगी, घुटने में। ऐसा कुछ नहीं है, मजाक था। दूसरा, दूसरा एक बीमारी तुमने नाम देखो, एनसीईआरटी ने लिखा है CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये क्या है, डिजीज है बेटा, और क्या है, देखो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। तो तुम्हारी किताब में लिखा है रिफर एज एथेरोस्क्लेरोसिस, रिफर एज एथरो, AS, सॉरी AS नहीं, ATHERO स्क्लेरोसिस, SCLEROSIS स्क्लेरोसिस बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, CAD के बारे में तुमसे पूछेगा। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड वेसल्स इफेक्ट होती हैं। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होंगी, इफेक्ट होंगी। अब ब्लड वेसल्स इफेक्ट होंगी तो ब्लड सप्लाई में भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो क्या लिखोगे इसमें, इसमें तुम लिखोगे रिफर टू इफेक्ट द वेसल्स, इफेक्ट vessels that supply blood, that supply blood। क्या लिखोगे, टू हार्ट मसल्स, टू हार्ट मसल्स, हार्ट मसल्स को ब्लड जो पहुंचा रही ना, उनमें क्या हो गया, दिक्कत हो गई। कैसे, क्या दिक्कत हो गई, कॉज्ड बाई, क्यों दिक्कत हो रही है, वो रीजन लिख रहे हैं, कॉज्ड बाई डीपोलराइजेशन, सॉरी डिपोजिशन ऑफ, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या क्या जमा हो गया, कचरा जमा हो गया ना, तो कचरा में क्या है, कैल्शियम जमा हो जाएगा, और क्या जमा हो जाएगा, फैट जमा हो जाएगा, और क्या जमा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा। क्या जमा कर दिया तुमने, कोलेस्ट्रॉल जमा कर दिया, और फाइब्रस टिश्यू भी जमा कर दिए हैं थोड़े से,
फाइब्रस टिश्यू जमा कर दिए, ये सारी चीजें इकट्ठा हो गई हैं कहाँ, ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड वेसल्स में जब इतनी सारी चीजें इकट्ठा हो जाएंगी तो क्या होगा, समस्याएं तो खड़ी होनी है बेटा। ठीक है, तो आर्टरी इससे क्या होगा, आर्टरी इससे क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। जब आर्टरी पतली हो जाएगी तो फिर ब्लड जो है जितना जितना पहुंचना चाहिए था उतना ब्लड नहीं पहुंचेगा, और जब इतना ब्लड पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, तो ये सीएडी का प्रॉब्लम खड़ा हो जाए, जिसको आप एथेरोस्क्लेरोसिस का नाम दे रहे हो। ठीक है, बात समझे। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। देखो ये एक हम बना लेते हैं पाइप, ये एक पाइप है तुम्हारा, ब्लड वेसल से पाइप नहीं है प्रभु। इसमें क्या हो गया, इसमें डिपोजिशन हो गया, ये मान लिया। अब डिपोजिशन जब हो गया है तो अब ये क्या है, ये कोरोनरी आर्टरी है ना बाबू, ये क्या है, कोरोनरी आर्टरी है। और इस कोरोनरी आर्टरी में क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया, तो फॉर्मेशन ऑफ एथरोमा हो गया ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एथरोमा। एथरोमा क्या लिखोगे, एथरोमा, ATHERO मा, मत रो मा, अरे माँ नहीं रो रही है, एथरोमा है। क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ पर डिपोजिशन हो गया, किसका हो गया है, कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का और कुछ फाइब्रस टिश्यूज का कलेक्शन हो गया है इस जगह पर। तो अब इसमें क्या हो गया, अच्छा ये कब हुआ, ये समस्याएं क्या करेगा, तो ये डिपोजिशन जो है वो 75% से ज्यादा हो चुका है। कितना हो चुका है, 75% से ज्यादा। तो अब इसमें बीमारियां खड़ी होने वाली हैं। कौन कौन सी बीमारियां जरा खड़ी हो रही, नाम गिनो फटाफट। इसके इम्पैक्ट से कौन कौन सी बीमारियां खड़ी होने वाली हैं, सबसे पहले खड़ी होने वाली है सीने में दर्द। हाँ यही वाला दर्द, वो वाला दर्द नहीं, ये वाला दर्द। वो वाला दर्द तो अलग है ना, डिस्कस नहीं। तो एक सीने में दर्द हो गया, इस दर्द का नाम है, ये दर्द बड़ा खतरनाक है, बेदर्द है, इस दर्द का नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। अभी बताते हैं क्या होता है बेटा ये एंजाइना पेक्टोरिस। दूसरी बीमारी आ जाएगी इस्चेमिया की, ये क्या होता है अभी ये भी बताते हैं, सब बताएंगे, तुमको परेशान नहीं होना। तीसरी बीमारी क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो जाएगा। अभी ये भी बताते हैं तुमको क्या होता है, क्या हो जाएगा बाबू, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और हार्ट फेल्योर भी हो सकता है, हार्ट फेल्योर भी हो सकता है। अगर इलाज नहीं कराया तो क्या हो जाएगा, हार्ट फेल्योर हो जाएगा, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सीएडी है ना, इससे देखो क्या क्या निकल के आएगा। ये देखो सीएडी का, ये तो मेजर पॉइंट हो गया। अब सीएडी का पॉइंट समझो क्या क्या हो रहा है सीएडी में। देखो हमने लिखा सीएडी, ये कौन है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। इससे इंपैक्ट क्या क्या पड़ रहा है, सबसे पहला तो पॉइंट बना एथरोमा। क्या लिखोगे बोलो, एथरोमा, ATHEROMA, एथरोमा। दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, मायो इस्चेमिया बन जाएगा, इस्चेमिया बन जाएगा। एक ये डिसऑर्डर खड़ा हो गया तुम्हारे लिए, इस्चेमिया। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, हार्ट फेल्योर हो सकता है, हार्ट फेल्योर हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है, चौथा हो सकता है इन्फ्रेक्शन हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो सकता है, जिसको आप एमआई बोलते हैं शॉर्टकट में। मोबाइल वाला एमआई नहीं बेटा, इन्फ्रेक्शन वाला। और एक और हो सकता है, दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। अब एक एक करके इन सब चीजों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। बोर नहीं करेंगे, खत्म कर रहे हैं चैप्टर, बड़ी जल्दी से खत्म हो रहा है, बस 15 मिनट और यार, मैक्सिमम 15 मिनट बेटा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो अब एक हेडिंग डालोगे, एंजाइना पेक्टोरिस। क्या होता है, सीने में दर्द हो गया है, सीने में दर्द उठने लगा है, ये दर्द बड़ा बेदर्द है। चलो आ जाओ, एंजाइना पेक्टोरिस फटाक से देखो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, उसके आगे फिर हम लोग आगे का चैप्टर को बंद करते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस, पहला प्रॉब्लम आ गया एंजाइना, तुम्हारी किताब में भी लिखा है एंजाइना
पेक्टोरिस। ये है क्या बाबू, ये जो है सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन होता है, बहुत खतरनाक दर्द होता है और इसमें व्यक्ति बेहोश होने लगता है और पसीना बहुत तेजी से आता है। तो हम सीधे सीधे लिख रहे हैं बेटा एक्यूट चेस्ट पेन है ये, एक्यूट चेस्ट पेन है ये। और एक्यूट चेस्ट पेन क्यों हुआ, ड्यू टू नॉट इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई ना होने के कारण क्या हो गया, पेक्टोरिस का दर्द हुआ। कहां पर, इन कार्डियक मसल्स है ना, इन कार्डियक मसल्स, ऐसे लिख लेते हैं इन कार्डियक मसल्स। ये बात समझना इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। हाँ, ये दर्द बहुत खतरनाक वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा इन दर्द को अच्छे से हैंडल करना, नहीं तो ये दर्द तुमको एग्जाम में दर्द देंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे कि ये क्यों हो रहा है, इसलिए तुमको थोड़ा सा ये सब चीजों के बारे में समझना होगा और अच्छे से पढ़ना भी होगा। अच्छा, ये किस में होता है, ये मिडिल मैन में होता है। मिडिल मैन मतलब मिडिल एज में होता है, व्हेन मैन आदमी और औरत दोनों में होता है। तो इट्स अकर इन, क्या लिखोगे, इट्स अकर इन मेन एंड वुमेन, यहीं पे लिख दूं, हाँ, इट्स अकर इन मेन और वुमेन, दोनों में होता है बेटा। ऐसा नहीं है कि आदमी औरत में फर्क कर रहा है, नहीं, आदमी औरत दोनों में फर्क नहीं करता, ये सब एक जैसे हैं। एट एनी एज, किसी भी एज में हो सकता है, बट मिडिल और एल्डर एज में ज्यादा होता है, बट मिडिल और एल्डर एज में ये ज्यादा होगा, मिडिल और एल्डर एज में क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और बीमारी लिखवाई थी, इस्चेमिया, याद करो, बिल्कुल लिखवाया, इस्चेमिया। ये क्या है, इस्चेमिया डिजीज है। क्या हो रहा है इसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो क्या हो गई है, घट गई है। कहाँ घट गई है भाई, अरे कहाँ घट जाएगी यार, लंग चेस्ट हार्ट में घट जाएगी, और क्या हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई, रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई, कहां, टू कार्डियक मसल्स, टू कार्डियक मसल्स, ठीक। कार्डियक मसल्स में क्या हो गया, सप्लाई घट गई है। क्यों घट गई है, ड्यू टू क्या लिखोगे, सीएडी एंड लंग्स कंजेशन, सीएडी एंड लंग्स कंजेशन, ठीक है। क्या लिख दिया, लंग्स कंजेशन। तीसरी बीमारी आती है हार्ट फेल्योर की, बहुत खतरनाक बीमारी है हार्ट फेल्योर की, होनी नहीं चाहिए जल्दी किसी को। भाई खाना पीना अच्छे से खाया करो, घर का खाना खाया करो, और बाहर का सड़क का खाना नहीं खाना है। सड़क का खाना खाओगे तो फिर समस्याएं खड़ी हैं तुम्हारे लिए। क्या लिखोगे, चलो एक और जरा देख लेते हैं, छोटा है वो हो जाएगा, फिर हार्ट फेल्योर बताते हैं तुमको। एक प्रॉब्लम आती है हार्ट मरमर, हार्ट मरमर नहीं लिखो तुम, अच्छा चलो ठीक है, वो लिख लो, क्या बोलते हैं, हार्ट फेल्योर ही लिख लो, हम चेंज कर ले रहे हैं इसको, हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर क्या होता है, इसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी बोलते हैं, ठीक है। नींद नहीं आ रही है यार, बस ये खत्म करना है अभी, है ना, नींद नहीं आ रही है। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट इज अ स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन, यहीं पे लिख देते हैं, इट स्टेट ऑफ हार्ट, स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन not pumping properly, not pumping blood effectively, ब्लड जो की जो सप्लाई है वो क्या हो गई है,
बाधित हो गई है, मतलब जितना ब्लड चाहिए हार्ट को उतना ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं आ पा रही, इस वजह से ये दिक्कत हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लंग्स कंजेशन, लंग्स कंजेशन, ठीक है, ये ऐसा होता है। अब एक और आता है हार्ट अटैक, एक और आ गया हार्ट अटैक। ये क्या है? हार्ट अटैक क्या है? देख भाई, हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक बोलते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, इसी को बोलते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन बेटा, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में होता क्या है? डेथ ऑफ पार्ट ऑफ हार्ट मसल्स, सीधे सीधे लिखना, डेथ ऑफ पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ हार्ट मसल्स, हार्ट मसल्स की कुछ पार्ट जो है वो क्या हो गई हैं? डेथ हो गई है। तो जब डेथ हो गई है तो क्या पड़ गया? हार्ट अटैक पड़ गया, और हार्ट अटैक पड़ गया तो अब एक लास्ट पॉइंट आया बेटा, दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड जल्दी बोलो, दैट इज कॉल्ड, माइक निकल गया और कुछ थोड़ा निकाल दिया यार, दैट इज कॉल्ड हार्ट अरेस्ट, हार्ट हार्ट वो क्या बोलते हैं? हार्ट कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट। इसमें क्या होता है समझो जरा इस वाले में। कार्डियक अरेस्ट में एक सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं। क्या होता है कार्डियक अरेस्ट में? कार्डियक अरेस्ट में सबसे बड़ी समस्या है भाई साहब, डेथ ऑफ कंप्लीट पार्ट ऑफ हार्ट, डेथ ऑफ कंप्लीट कार्डियक मसल्स, डेथ ऑफ कंप्लीट कार्डियक मसल्स, सीधे सीधे, या फिर इसको बोलते हैं जीरो आउटपुट, जीरो आउटपुट, समझे? ये है तुम्हारा चैप्टर और ये हो गया खत्म। तो अब तुमको उम्मीद है कि तुमको ये सब चीजें जो है वो क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अब बताओ बेटा, सारी समस्याएं खत्म, तुम्हारा चैप्टर अच्छे से हो गया, बढ़िया से निपट गया, ठीक है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन तुम कर भी रहे होगे, मुझे विश्वास है। और एक बात और यार, सबसे आखिरी में देखो, पूरे लेक्चर में कभी नहीं बोला है हमने, लेक्चर अगर पसंद आया तो कमेंट, लाइक, अंगूठा दिखा के जाना नहीं है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, ठीक है, और शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। पसंद आया? चलो अब क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस तुम लगाओ, ठीक है, क्वेश्चंस लगाओ, जहां नहीं समझ में आता हमसे पूछो, फटाफट क्वेश्चन पूछो, कमेंट में डाल दो, क्लास में आ जाओ, है ना, पूछ लो फटाफट। और इसके बाद एक अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो मजा आया लेक्चर में, है ना? अच्छा लगा लेक्चर? अच्छा लगा कि नहीं लगा? बताओ जल्दी से, बताओ किसको नहीं अच्छा लगा, जल्दी से बोलो, बोलो लेक्चर अच्छा लग गया। चलो भैया, तो लेक्चर जब अच्छा लग गया है तो कुछ मीठा हो जाए, मीठा हो जाए क्या? बोलो मीठा करो, मीठा नहीं हो जाए, तुम बस एक चीज ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ना है मन लगा करके, कोई समस्या होगी तो हमसे पूछना है और सवाल करने हैं, लेकिन क्लास में डाउट नहीं होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, या डाउट रह गया तो इसका मतलब है हम लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा है, या मेरी गलती है यार, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया है। तो मेरा अच्छा पढ़ाना तब सफल होगा जब आपके क्वेश्चंस हैंडल होंगे, डाउट नहीं होंगे, ठीक है, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आओगे। ओके, चलो भैया। तो एक लास्ट में गाता है कि वो बात आती है वसीम बरेलवी साहब की, कि अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाएं कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाएं कैसे, और तेरी मर्जी के मुताबिक हम तेरे वो नजर आए कैसे, है ना?
तो अपने चेहरे पे जो चाहे जाहिर है उसे छुपाएं कैसे, और तेरी मर्जी के मुताबिक हम नजर आए कैसे। तो भाई देख, तेरे मर्जी के मुताबिक तो हम नजर नहीं आ पाएंगे, लेकिन ये चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, ये चैप्टर बेहतरीन चैप्टर है। पूरी फिजियोलॉजी में कुछ बहुत अच्छे चैप्टर हैं, सारी फिजियोलॉजी अच्छी है लेकिन ये भी चैप्टर उसकी जान है, और बहुत अच्छा चैप्टर है। इसको पढ़ोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। आज ये चैप्टर फिनिश किया और नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ओके, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।